Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about Indian freedom struggle from 1935 to 1947. सब कुछ brief में discuss करेंगे कि 1935 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ और कैसे 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली. Important lecture है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ध्यान से करते हैं. स्टार्ट करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आपका जीओआई एक्ट 1935 आया, जो लास्ट एक्ट था फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब इस एक्ट के अंदर कुछ चीजें थी. इस एक्ट के अंदर एक तो फेडरल गवर्नमेंट का आइडिया था, फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया था, जो आज के टाइम पीरियड के अंदर हमारे इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है कि सेंटर पर अलग गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट वाइज अलग गवर्नमेंट होती है. बट उस टाइम पीरियड के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने आइडिया दिया फेडरेशन का, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला कि ये चीज कंडीशनल है. अगर मोर देन हाफ ऑफ द प्रिंसली स्टेट इस चीज को एक्सेप्ट करेंगी तो ही हम इस चीज को लागू करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रिंसली स्टेट्स एग्री नहीं हुई इस चीज के ऊपर, और फिर जो फेडरेशन वाला आइडिया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. फिर एक मेन चीज थी डायरची. हमने डायरची वाली चीज जीओआई एक्ट 1919 वाले में भी देखी थी. अब डायरची में डिफरेंस क्या था कि जो आपका 1919 वाला जीओआई एक्ट था, उसके अंदर डायरची का प्रोविजन था जो प्रोविंसेस के ऊपर अप्लाई था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई था, जो उस टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस थी उनके ऊपर अप्लाई था. बट इस एक्ट में चेंजमेंट क्या आया कि सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर तो आप डायरची अप्लाई करो, और जो प्रोविंसेस के ऊपर डायरची का सिस्टम था उसको हटा दो. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए डायरची का सिस्टम आया था 1919 के एक्ट के अंदर, और सेंटर के लिए डायरची का सिस्टम आया था 1935 के एक्ट के अंदर, और प्रोविंसेस के लिए हटा दिया गया था. उसके अलावा बाय कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया फेडरल लेवल के ऊपर, जिसके अंदर अपर हाउस होंगे और साथ में आपका लोअर हाउस होगा, जैसे आज के टाइम पे आप राज्यसभा और लोकसभा को देखते हो. उसके अलावा कुछ चेंजेस क्या है कि जो वोटिंग सिस्टम होगा, नियर अबाउट सिर्फ 14 to 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट उस टाइम पीरियड के अंदर थे. साथ में आपके आरबीआई की फॉर्मेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट जो आज के टाइम पीरियड के अंदर दिल्ली के अंदर है उसकी फॉर्मेशन हुई. कुछ ये मेजर चेंजेस आए. साथ में कुछ रीजनल लीडर्स को कुछ पावर मिली, कुछ सेंट्रल लीडरशिप कहीं ना कहीं कम हुई, थोड़े बहुत राइट प्रोविंसेस को और ज्यादा एक्सटेंड किए गए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो 1935 के एक्ट से आए. अब 1935 के एक्ट के बाद क्या था कि आपके होने थे इलेक्शंस, प्रोविंशियल इलेक्शंस होने थे. उसके अंदर अब कांग्रेस ने अपनी चीजों को डिस्कस किया. अब डिस्कस क्या किया कि कांग्रेस कंफ्यूज थी कि उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना. इलेक्शन होने वाले थे आपके 1937 में, और 1935 का एक्ट 1935 में आ चुका था. अब कांग्रेस पहले थी कंफ्यूज. फिर कंफ्यूजन में क्या था कि कुछ लीडर चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन को जीते, और फिर इंडिया की वर्किंग में अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं, और सेंटर के अंदर गवर्नमेंट के अंदर रहकर इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए काम करें. और कुछ लीडर्स का मानना था कि हमें ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्शन में ध्यान नहीं देना चाहिए. अब दोनों साइड लीडर थे. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये वो लीडर थे जो एक्सेप्टेंस के खिलाफ थे कि हमें ऑफिस ज्वाइन नहीं करना, हमें गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करना. और दूसरी साइड राजगोपालचारी, सत्यमूर्ति, एम ए अंसारी, ये वो लोग थे जो एक्सेप्टेंस चाहते थे कि हम ऑफिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. अब इन सारी चीजों का सोल्यूशन कहाँ निकला, जो गांधी जी ने बोला एट लास्ट वो हुआ. अब गांधी जी ने क्या बोला, पहले तो गांधी जी अगेंस्ट थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना. बट बाद में 1936 में क्या हुआ, उन्होंने कहा कांग्रेस को कि तुम इलेक्शंस लड़ो, ज्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन इलेक्शंस लड़ो और पार्टिसिपेट करो. अब फिर आईएनसी का सेशन हुआ 1936 का, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1937 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी. फिर जो 1937 का इलेक्शन हुआ फैजपुर के अंदर, वो 50th सेशन था कांग्रेस का, जिसको भी जवाहरलाल नेहरू ही प्रेसिडाइज कर रहे थे, वही उसके प्रेसिडेंट थे. फिर क्या हुआ, इस सेशन के अंदर भी सबसे ज्यादा मेन हाईलाइट क्या था, फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया.
फार्मर से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज्यादा बात की जा रही थी, लेकिन फिर भी जमींदारी सिस्टम को हटाया नहीं गया था। जमींदारी सिस्टम आपके 1947 के इलेक्शन के बाद ही हटा, उससे पहले जमींदारी सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। अब इलेक्शन का मन तो बना लिया था, इलेक्शन लड़ा भी। फिर इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? इलेक्शन का रिजल्ट ये आया, टोटल सीट्स थी 1161, जिनमें से कांग्रेस ने कंटेस्ट किया था 716 के ऊपर, 716 सीट्स के ऊपर। कितनी प्रोविंसेस में? टोटल प्रोविंसेस कितनी थी? 11, जिनमें से कांग्रेस को मेजोरिटी कहाँ कहाँ मिली? बॉम्बे में मिली, मद्रास में मिली, सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। इस रीजन के अंदर कांग्रेस को मेजोरिटी मिली। अब कुछ जगह पर कांग्रेस ने कोalition गवर्नमेंट बनाई वहां की रीजनल पार्टीज के साथ, जैसे असम का रीजन, हिंद और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर। फिर अब अगर हम बंगाल की बात करें तो वहां कोalition गवर्नमेंट बनी मुस्लिम लीग की और कृषक प्रजा पार्टी की। और पंजाब के अंदर अगर बात करें तो वहां पे जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी सिकंदर हयात की, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो मतलब क्लियर आपको दिख रहा है, जितने मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थी, चाहे वो आपकी पंजाब हो गया, आपका बंगाल का रीजन होगा, वहां कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिल पाई, कांग्रेस नहीं जीत पाई। और जो बीच में जो यूपी, बिहार और आपका हरियाणा, ये वाला रीजन है आज के टाइम पीरियड पे, ओडिशा वाला रीजन, वहां कांग्रेस को मेजोरिटी मिली। अब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, कांग्रेस जो थी वो मिनिस्ट्री के अंदर आ गई। फिर कांग्रेस ने क्या क्या काम किए? सिंपल काम किए, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स अंदर थे उनको बाहर करवाया। पब्लिक सेफ्टी बिल जो था उसको खत्म कर दिया गया। ये सेम पब्लिक सेफ्टी बिल था जिसके अगेंस्ट भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंका था, उसको रिपील करवा दिया गया। कुछ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस को एंड करवाया गया, प्रेस को उसकी फ्रीडम वापस दे दी गई। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन रहा, कुछ के ऊपर से बैन हट गया। अल्कोहल के ऊपर भी बैन लगा दिया, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के ऊपर बैन लगा दिया। हरिजन अपलिफ्ट प्रोग्राम, जो हरिजन थे, जो दलित क्लास थी, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स लाए गए। खादी को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। ये कुछ काम थे जो कांग्रेस ने किए। फिर उसके बाद सिचुएशन क्या आई कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की मिनिस्ट्री ज्यादा नहीं चली। द रीजन बिहाइंड इज कि अब आपको पता है कि 1939 के अंदर हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया अपना फुल पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर दिखाए। वहीं गांधी जी का और कांग्रेस का मानना ये था कि हमें वर्ल्ड वॉर टू के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना। इंडिया उस टाइम पर तो एक गुलाम कंट्री थी ही, कि इंडिया जो आपकी एक इंस्लेव्ड नेशन है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अभी फिलहाल टिक पाएंगे। हम नहीं चाहते कि इंडिया वर्ल्ड वॉर टू के अंदर पार्टिसिपेट करे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने बिना इंडियन लीडर के कंसेंट के, बिना उनकी परमिशन के, इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ब्रिटिशर्स की साइड से पार्टिसिपेट करने का जो वो एक नोटिस टाइप था, उसमें ये बोल दिया कि यस, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। ये चीज ना कांग्रेस को पसंद आई, ना गांधी जी को पसंद आई। इसी के अगेंस्ट में, इसी के अगेंस्ट में दिखाने के लिए अपने आप को, कांग्रेस जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने सबने रिजाइन कर दिया 1938 अक्टूबर के अंदर। तो मतलब मान लो 1937 में वो आए थे, 1938 के अंदर उन्होंने अपने आप को क्या किया, मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। अब यहाँ तक की स्टोरी होगी। अब फिर क्या हुआ, रिजाइन करने के बाद एक सेशन हुआ, हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस 1938, जिसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। इस सेशन के अंदर क्या हुआ, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। किसकी लीडरशिप में? जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में। और ये कमेटी क्या करेगी? ये सेम कमेटी थी जो इंडिपेंडेंस के बाद आपकी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी। इसके अंदर उन्होंने बात की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया की इकोनॉमी को अब कैसे इम्प्रूव करना है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे लेकर आना है, हर चीज के बारे में यहाँ पर बात की। और सेम जो ये कमेटी थी वो गांधी जी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थी, बिकॉज गांधी जी का मॉडल था विलेज सेंट्रिक मॉडल, की रूरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो चीजें हैं उन्हीं के अंदर डेवलप होनी चाहिए, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। वहीं जो एक कमेटी बनी थी जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, वो क्या चाहती थी कि नहीं, हमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, हमें इंडस्ट्रीज को लेकर आना है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है। और मे बी ये एक
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया उस टाइम पीरियड पे अंदर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया बिकॉज हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में उस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, हमें पहले एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए और वर्ल्ड लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर से हमें ज्यादा जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। मे बी अगर ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पर अपनाया गया होता तो इंडिया की सिचुएशन बाद में कुछ और होती। फिर इस सेशन के अंदर ये सारी चीजें हुई। फिर एक सेशन आया त्रिपुरा सेशन 1939 का। अब इसमें एक बहुत मेजर चेंज आया। वो एक चेंजेस ये था कि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में भी उन्होंने अपने आप को कंटेस्ट करने के लिए उन्होंने जैसे अपने आप को कैंडिडेट माना और उन्होंने कहा कि अब मैं फिर से प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करूंगा। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मौलाना आजाद को बोला कि आप आजाद के मतलब बॉस के अगेंस्ट कंटेस्ट करो। उन्होंने कर दिया मना। फिर गांधी जी ने पताबी शिमा मैया को ये बोला कि आप बॉस के अगेंस्ट कंटेस्ट करो। उन्होंने बॉस के अगेंस्ट कंटेस्ट किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा वोट्स मिले और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। इसके ऊपर गांधी जी ने कहा कि इस डिफीट को, इस हार को मैं अपना मानता हूं बिकॉज मैंने पताबी को कहा था, डॉक्टर पताबी को मैंने कहा था कंटेस्ट करने के लिए, और जब मौलाना आजाद ने नाम वापस ले लिया था तो मुझे ये मान लेना चाहिए था कि तुम्हें भी तुम्हारा नाम नहीं देना चाहिए था, और ये हार मेरी ज्यादा है, तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी की नाराजगी दिख रही थी, एक वो जो सार्काज्म होता है वो भी वहां पर दिख रहा था। फिर उसके बाद भी गांधी जी ने बोला, आफ्टर ऑल सुभाष बाबू इज नॉट द एनिमी ऑफ अवर कंट्री, ही हैज सफर्ड फॉर इट। उन्होंने साथ में ये लाइन भी ऐड की कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो भी इंडिया के दुश्मन नहीं हैं, वो भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए सफर ही कर रहे हैं। बट इन सारी चीजों में एक चीज हुई कि कुछ पॉलिसीज को फॉरवर्ड रखा गया जिनके अंदर क्या था कि गांधी जी खुश नहीं थे, बिकॉज गांधी जी भी खुश नहीं थे। और साथ में क्या हुआ कि जब एक नई कमेटी बनी, जो सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट होने लगी, तो कुछ लीडर जैसे आपके गोविंद वल्लभ पंत जैसे काफी लीडर्स थे जो चाहते थे कि चीजें पुरानी ही रहें जैसे गांधी जी के अकॉर्डिंग होती थी। बिकॉज यहाँ पर चीजें गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं थी, बट कुछ लीडर्स चाहते थे कि गांधी जी के अकॉर्डिंग ही चीजें हों, जिसकी वजह से एक फॉलोवर डिफरेंस आ गया था। जो लोग सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बिलीव करते थे और जो गांधी जी के साथ बिलीव करते थे, उन चीजों में डिफरेंस आने लगा। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने डिसीजन लिया कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे, और वहां पर उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंट पोस्ट थी उससे रिजाइन दिया और वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को एज नेक्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट वहां पर बनाया गया। मे बी यहाँ पर अगर सुभाष चंद्र बोस छोड़कर नहीं जाते तो जो बाद में हुआ, उनके साथ हुआ या बाकी चीजें हुई, वो नहीं होती। फिर कांग्रेस का सेशन हुआ रामगढ़ 1940 के अंदर। जिस सेशन के प्रेसिडेंट बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसके अंदर कांग्रेस किस चीज के ऊपर बात की, अपनी पोजीशन के ऊपर बात की जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उनकी चल रही थी। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 आपका चला था 1939 से 1944 तक। और इसके अंदर अब कांग्रेस ने बात कर ली कि अब हमें नहीं है मतलब ब्रिटिशर से, वो हारे वो जीते, हमें सिर्फ मतलब है हमारी आजादी से, हमें सिर्फ चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटिश नाम की चीज इंडिया में नहीं होनी चाहिए, हमें अपने आप को फुली इंडिपेंडेंट करना है। कांग्रेस इस चीज के ऊपर थी। साथ में कांग्रेस ने ये भी किया कि अब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रिज्यूम करेंगे जब इसकी जरूरत अब उनको फील होगी। उसी टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान रिजोल्यूशन आया मुस्लिम लीग की तरफ से 1940 के अंदर ही। पाकिस्तान रिजोल्यूशन के अंदर क्या था, दैट इस रिजोल्यूशन के अंदर उन्होंने ये बात की कि it called for a grouping of geographical continuous areas where Muslims are in majority northwest and east into a separate independent state, कि अब उनको अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। किस किस चीज को कंबाइन करके, एक तो आपका जो पाकिस्तान वाला रीजन है आज वही कि पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया को अलग करो और सिंध वाले एरिया को अलग करो, और इधर से बंगाल का जो ईस्ट बंगाल का रीजन था उसको, इनको अलग करके हमें अपना सेपरेट नेशन चाहिए, ये उन्होंने बात की। और फिर यहाँ पर उनकी बात का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास किया मुस्लिम लीग ने, बट उस टाइम पीरियड के अंदर मुस्लिम लीग को किसी ने भी फेवर
नहीं किया। फिर आता है अगस्त ऑफर, ये भी 1942 में ही आया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा उस टाइम पीरियड के अंदर। ये आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से। अब उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर टू की, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटेन जो था वो एक अच्छी पोजीशन में नहीं था। और नॉर्मली क्या माना जाता है कि यार उस टाइम पीरियड के अंदर जापान के ऊपर बॉम्ब नहीं डाले जाते, न्यूक्लियर यूज नहीं किया जाता, तो मे बी जो दूसरी साइड थी वो वर्ल्ड वॉर टू जीत ही जाती। तो वही सेम चीज थी कि उस टाइम पीरियड के अंदर हिटलर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, इन चीजों का फॉल हो चुका था। एक इंग्लैंड जो थी एक अलग मूड के अंदर था, उनकी सिचुएशन अलग थी। तो इस टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने क्या सोचा कि वो अगस्त ऑफर 1940 को इंडिया इंट्रोड्यूस करेंगे, जब वायसरॉय लिंथिंगो ने अगस्त ऑफर को 1940 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें बताई कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देंगे, साथ में कुछ डिमांड जो है मुस्लिम लीग की भी मान लेंगे। बट इन सभी चीजों के बदले उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं दिया, सब कुछ अंडर अपने ही रखा अल्टीमेटली, बस थोड़ी सी चीजें और मेंशन कर दी जो इंडिया के फेवर में हो सकती थी। और ये सब उन्होंने किस लिए किया कि इंडिया फुली पार्टिसिपेट करे वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। बट जो अगस्त ऑफर था वो फेल हो गया, बिकॉज अब इंडियंस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थे। कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे फिर वो आपकी कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, जितनी पार्टी उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही थी, अब कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। सब यही चाहते थे कि अब हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, अब हम कुछ भी कम के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए जो अगस्त ऑफर था वो भी फेल हो गया। नेक्स्ट फिर क्या स्टार्ट हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर। ये बेसिकली टाइप ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस था, बस सिविल डिसोबीडियंस ग्रुप में स्टार्ट हुआ था। ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट लीडर्स ने स्टार्ट किया। इसके अंदर वो राइट टू स्पीच की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। और ये एक जो मूवमेंट थी वो काफी वायलेंट भी हो गई थी। एंड गांधी जी को तो पसंद नहीं था ऑब्वियसली कि उनको नॉन वायलेंस ही पसंद थी, बट ये जो मूवमेंट थी वो काफी वायलेंट नेचर की हो गई थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह का कोर था नॉन वायलेंस, बट जो सत्याग्रही थे उन्होंने काफी जगह पर वायलेंट एटीट्यूड को ही चूज किया। विनोबा भावे, आपको याद रखना है, ये पहली सत्याग्रही थी इंडिविजुअल सत्याग्रह की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इनको ज्वाइन किया, फिर ब्रह्मदत्ता ने ज्वाइन किया, फिर काफी लीडर्स ने ज्वाइन किया। इसी टाइम पीरियड के अंदर एक स्लोगन इन्होंने दिया, दिल्ली चलो, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी दिल्ली ही ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी, और आज इंडिया की कैपिटल भी दिल्ली ही है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कैलकाटा से दिल्ली की तरफ कब मूव हुए, उन्होंने कैलकाटा को चेंज कर कर दिल्ली को अपनी कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर 900 किया। अब आप एग्जैक्ट ईयर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था, इंडियंस जो थे अपना स्ट्रॉन्ग अपनी चीजों को शो कर रहे थे, साथ में वो दिखा रहे थे कि अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर हम वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो जर्मनी ने रशिया को इन्वेड कर दिया था। अब जब प्रॉब्लम यहाँ आई, जर्मनी ने रशिया को इन्वेड किया और उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो फ्लिप हो गई, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी रशिया और चाइना की आइडियोलॉजी से ही इन्फ्लुएंस है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उस टाइम पीरियड के अंदर क्या किया, उन्होंने सडनली ब्रिटेन को फेवर करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेवर करना स्टार्ट कर दिया, जो चीज इंडियंस को पसंद नहीं आई। और उसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी की बैन की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि कम्युनिस्ट पार्टी को इंडिया के अंदर बैन करो। ये चीजें भी हो रही थी। इस बीच आया क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर। अब 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया। अब क्रिप्स मिशन क्यों आया, बिकॉज जो उस टाइम पर यूएसए प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, आपके शियांकाई शेख, और साथ में जो यूके के प्रेसिडेंट थे विंस्टन चर्चिल, वो सब इंडिया आए। फरवरी 1941 में इंडिया आए थे। उनको इंडिया की तरफ काफी उनका सिंपैथेटिक एटीट्यूड था, वो इंडिया की तरफ काफी सिंपैथी दिखा रहे थे, वो देख रहे थे कि इंडिया को फ्रीडम की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसलिए चर्चिल ने डिसाइड किया कि अब वो 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर भेजेंगे। क्रिप्स मिशन को हेड किया स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, जो एक सीनियर लेबर पॉलिटिशियन थे और काफी एक्टिवली इंडिया के नेशनल स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहे थे। अब क्रिप्स मिशन के अंदर भी क्या था, उसके अंदर था कि इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद। वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद इंडिया के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी बना दी जाएगी।
और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होंगे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होंगे। और पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि उसको भी हम कंसिडर करेंगे, बाद में देखेंगे। इस तरह से कुछ चीजें जो थी वो क्रिप्स मिशन के अंदर थी। अब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कांग्रेस को चाहिए थी फुल इंडिपेंडेंस, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पाकिस्तान की डिमांड कंसिडर नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग भी अगेंस्ट थी। बाकी किसी पार्टी की भी कोई डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए सभी ने क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और क्रिप्स मिशन का आना कंप्लीट एक फेलियर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। उस टाइम पीरियड के अंदर उनकी वर्ल्ड वॉर 2 में भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, ना इंडिया में कोई चीज उनके फेवर में चल रही थी। इसी बीच स्टार्टिंग हुई क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट की यस, ब्रिटिशर्स अब इंडिया को क्विट कर दे। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुई? गांधी जी का एटीट्यूड भी यहाँ पर थोड़ा चेंज सा दिखा कि अब वो भी फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे और अब उनसे भी कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह कुछ भी नहीं किया जा रहा था। उन्होंने अपनी हरिजन जो उनकी पब्लिकेशन थी उसके अंदर भी लिखा, लीव इंडिया टू गॉड, इफ दैट इज टू मच लीव हर टू एनआरसी, आई वुड रिस्क इट। ये चीज उन्होंने ब्रिटिश के लिए ली, क्या तो इंडिया को भगवान के भरोसे छोड़ दो, और अगर भगवान के भरोसे छोड़ना तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो इंडिया को एनआरसी के भरोसे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। एनआरसी मतलब कि बिना किसी गवर्नमेंट के छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मतलब सिंपल था कि वो ब्रिटिश इंडिया को कहते तुम चले जाओ, तुम हमारे लिए कुछ मत करो, तुम चले जाओ, बिना गवर्नमेंट बनाए चले जाओ, हम इंडिया को अपने आप संभाल लेंगे। ये उन्होंने लिखा। उसके बाद एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई, कहाँ हुई? ग्वालियर टैंक बॉम्बे के अंदर 8 अगस्त 1942 को ये मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग के अंदर गांधी जी ने असेंबली को एड्रेस किया। उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंट रहना, ज्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर ध्यान मत देना और अपने इंडिपेंडेंट नेशन के लिए काम करना। और उन्होंने अपना फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। उसके बाद बट फिर चेंजमेंट क्या है कि मॉर्निंग 8 अगस्त को मीटिंग हुई, सब कुछ डिसाइड हुआ, फुल जोश वाली फीलिंग थी। लेकिन फिर 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? जितने मेजर लीडर थे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी, सबको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद क्या हुआ? कुछ जो अदर लीडर्स थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की जो फीलिंग थी उसको कहीं ना कहीं जगाए रखा। कैसे रखा? 9 अगस्त को अरुणा असफ अली ने अनफोल्ड किया इंडियन फ्लैग को ग्वालियर टैंक पे टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया की मूवमेंट की बिगिनिंग को शो करने के लिए। अब उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो खुले आम क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रैक्टिस करें, इसलिए उन्होंने अपने अंडरग्राउंड नेटवर्क्स बनाए और अंडरग्राउंड रहकर ही क्विट इंडिया मूवमेंट को जिंदा रखने की कोशिश करी। उस टाइम पीरियड के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से थे? आयुक्त आरपी गोयनका, बीजू पटनायक, रामनंदन मिश्रा, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया और अंडरग्राउंड रहकर ही क्विट इंडिया मूवमेंट को संभाला। और मोस्ट डेयरिंग एक्टिविटी क्या थी? ऑपरेशन ऑफ कांग्रेस रेडियो। वो कांग्रेस रेडियो चलाते थे अंडरग्राउंड रहकर, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉम्बे सिटी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से ऑपरेट होता था। साथ में जो राम मनोहर लोहिया थे वो रेगुलरली ब्रॉडकास्ट करते थे रेडियो के ऊपर। जो उषा मेहता थी वो अनाउंसर थी कांग्रेस रेडियो की। एंड वन ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑफ दैट टाइम, सुमति मोरारजी, रेगुलरली गेव अ न्यू कार टू आयुक्ता पटवर्धन टू इवेड डिटेक्शन। मतलब एक तो उनको चाहिए ना कि बाहर क्या हो रहा है वो पता करने के लिए, एक बार तो उनको राउंड मारना होता था। तो जो उस टाइम पे की कैपिटलिस्ट थी सुमति मुखर्जी, वो हर दिन एक नई कार देती थी आयुक्त को, आयुक्त जी जो थे, कि आप जाओ और बाहर का सब कुछ देखाओ, डिटेक्शन कराओ कार में बैठकर, ताकि किसी को शक भी ना हो। बिकॉज डेली अगर सेम कार सेम रोड पर जाएगी तो डाउट होगा, बट अगर डेली अलग कार वहां से जा रही है तो कोई क्यों ही ध्यान देगा। इस तरह से अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के जरिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के स्प्रिट को जारी रखा। फिर गांधी जी का रिस्पॉन्स आया वायलेंस ऑफ मासेस। उस टाइम पीरियड के अंदर वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। गांधी जी ये देख नहीं पा रहे थे कि उनके इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मुस्लिम क्लास थी वो पार्टीशन चाहती थी। तो बंगाल और पंजाब के अंदर भी काफी रायट्स हो रहे थे। अलग अलग जगह पर इंडिया की सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी जो गांधी जी से देखी नहीं जा रही थी। इसलिए गांधी जी ने जेल में रहते रहते ही 21 डेज का फास्ट अनाउंस किया, जो उन्होंने स्टार्ट किया 10 फरवरी 1943 को। अब उनको ऐसे देखकर देशवासियों से नहीं रुका जा रहा था, उनकी हालत खराब हो रही थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। इसलिए डिमांड की गई कि गांधी जी को जेल से निकालो।
और डिमांड पूरी भी हुई, गांधी जी को जेल से निकाला गया। इवन जब तक गांधी जी जेल में रहे और उनकी तबीयत को खराब देखकर कुछ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स भी थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि अगर ऐसी हालत में गांधी जी की डेथ हो तो वो उस चीज को पार्टिसिपेशन नहीं चाहते कि उनका भी नाम आए, बिकॉज उनको पता है कि अगर गांधी जी की ऐसे डेथ हुई तो देश वाले उनको वैसे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो पहले ही रिजाइन कर चुके थे। बट फिर गांधी जी को जेल से निकाल दिया गया, उन्होंने खाना वाना खा लिया और यहाँ पर उनको कुछ नहीं हुआ और वो सेफ रहे, हेल्दी भी रहे। फिर दौर आया एक पैरेलल गवर्नमेंट्स का कि यस उस टाइम पीरियड के अंदर अब पैरेलल गवर्नमेंट्स बनना स्टार्ट हो गई, बिकॉज एक कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट तो उस टाइम पर रूल कर नहीं रही थी। जो ब्रिटिश का ध्यान था, उनका ध्यान उनके वर्ल्ड वॉर 2 पर चल रहा था, कांग्रेस ने सब कुछ हर चीज से रिजाइन कर ही रखा था, तो कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स भी उस टाइम पीरियड के अंदर डेवलप हुई। जैसे चिंटू पांडे की लीडरशिप में बलिया के अंदर गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई। फिर तमलूक जो मिदनापुर में है वहां पर गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, जिसको जतिया सरकार बोला गया। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज भी बनाई, हेल्थ के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग, एजुकेशन के अलग, एक आर्म्ड फोर्स भी बनी, विद्युत वाहिनी। और उसी टाइम पीरियड के अंदर बंगाल के अंदर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, जिसके अंदर जो ये आर्म फोर्स बनी थी विद्युत वाहिनी, इन्होंने काफी काम भी किया साइक्लोन रिलीफ के लिए, कि लोगों को साइक्लोन से जो उनकी कंडीशन खराब हुई उससे रिलीफ मिल सके। सतारा के अंदर 1943 में प्रति सरकार भी बनी, जो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पैरेलल गवर्नमेंट भी मानी जाती है। इसके दो इंपॉर्टेंट लीडर थे, वाई बी चवन और नाना पाटिल। इस तरह से अलग अलग जगह, काफी जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बनी जिन्होंने अपने अपने रीजन को संभालना शुरू किया। अब उसके बाद सिचुएशन आती है कि अब आगे क्या, 1943 का टाइम पीरियड आ चुका था, अब उसके बाद की सिचुएशंस को गांधी जी को संभालना था। अब उनके संभालने से पहले एक इंट्रोड्यूस हुआ आपका सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूला के अंदर कुछ नहीं था, ये एक कोशिश थी, जो कोशिश ये भी फेल ही रही। बस इस कोशिश के अंदर क्या था कि 1944 के अंदर श्री सी राजगोपालचारी, जो बाद में इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी बने, उन्होंने एक कोशिश की थी कि किसी तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लेकर आया जाए, बट उनकी ये कोशिश फेल रही। उन्होंने बस कन्विंस करने की कोशिश की थी कि किसी तरह मुस्लिम लीग मान जाए कि वो पार्टीशन ना ले और किसी तरह कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, कुछ सीट्स ज्यादा ले ले, कुछ भी करके वो कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करे और पार्टीशन रुक जाए। ऐसी कोशिश उन्होंने की थी, बट उनकी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ और वो चीज फेल हो गई। उसके बाद सेम कोशिश हुई जिसको बोला जाता है दिसाई लियाकत फॉर्मूला। दिसाई में यहाँ पे स्पेलिंग है DESA, ऑटो करेक्ट हो गया हो उसके लिए सॉरी। अब ये सेम क्या था कि जो लियाकत अली थे एक साइड वो थे, दूसरी साइड थे भूला भाई देसाई। इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला आया, एक कन्वर्सेशन हुई जिनमें इन्होंने बात की कि सेपरेट नेशन के बिना काम चल जाए तो ऐसी चीजें पॉसिबल कर लो। एक साइड कांग्रेस के लीडर है, एक साइड मुस्लिम लीग के लीडर है। अब इन दोनों ने बात की बट कुछ हुआ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर क्रोनोलॉजी में पूछा जाए तो ये चीज भी 1944 में हुई थी। अब 1944 में पहले सीआर फॉर्मूला आया, बाद में इन दोनों की कन्वर्सेशन हुई, वो भी 1944 में ही हुई थी। बट यहाँ भी कोई कंक्लूजन नहीं आया और सेपरेट नेशन की जो डिमांड थी वो खत्म नहीं हुई। सिर्फ इन्होंने कन्वर्सेशन की बट उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आया और कन्वर्सेशन फेल हो गई। उसके बाद आता है शिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेवेल्स ऑफर। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेकर आई। कब? 1944 के लास्ट में लेकर आई, बाकी चीजें हुई 1945 के अंदर एग्जीक्यूट हुई। इसके अंदर क्या था कि विंस्टन चर्चिल जो यूके को लीड कर रहे थे उस टाइम पर, उन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन उठाया और वो चाहते थे कि इंडियन लीडर्स उनकी डिमांड को मान ले। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1945 के अंदर सभी लीडर्स को पहले तो जेल से रिलीज किया, बिकॉज गांधी जी को सिर्फ रिलीज किया गया था उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, बाकी सब तो जेल में ही थे। तो सबको पहले तो उन्होंने रिलीज किया शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए। हेड किसने किया? वेवेल ने किया, जो उस टाइम पीरियड पे इंडिया के वाइसरॉय थे। और इस वेवेल ऑफर में, इसीलिए वेवेल ऑफर उसको बोला गया। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? शिमला के अंदर हुई। वेवेल जो लॉर्ड वेवेल थे उस टाइम पीरियड पे इंडिया के वाइसरॉय, उन्होंने उस चीज को हेड किया और उन्होंने वेवेल ऑफर इंडियंस के सामने रखा। उसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि गवर्नर जनरल और कमांडर
इन चीफ के अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको हम इंडियंस कर देंगे। साथ में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर। साथ में जो गवर्नर जनरल होंगे वो वीटो को एक्सरसाइज कर सकते हैं इन द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री, पर वो भी सिर्फ मिनिस्ट्रीज की एडवाइस के ऊपर। जैसा आज हम प्रेसिडेंट के लिए बोलते हैं कि प्रेसिडेंट कुछ जगह पे वीटो पावर यूज कर सकते हैं बट उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है, वो सेम सिचुएशन थी। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम बात करेंगे वॉर के खत्म होने, प्रॉपरली वॉर के खत्म होने के बाद सारी चीजें जब वॉर से रिलेटेड खत्म हो जाएंगी फिर हम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कुछ नेगोशिएशंस कर लेंगे कि इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है। बट वेवेल ऑफर जो था मुस्लिम लीग ने तो कर दिया कंप्लीटली रिजेक्ट। कांग्रेस ने उनका इंटरिम गवर्नमेंट वाले आइडिया को एक्सेप्ट किया और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बनी। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी। किसके अंडर बनी? उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, उसके हेड बने और इंटरिम गवर्नमेंट बनी। बट मुस्लिम लीग ने कंप्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया था और बाकी कोई और डिमांड नहीं मानी गई, सिर्फ इतनी इंटरिम गवर्नमेंट वाली डिमांड मानी गई। और एक बार कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट की पोजीशन लेकर चीजों को हैंडल करना शुरू किया। अब उसके बाद की स्टोरी जो थी 1946 की और 1947 की वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, वो है आजाद हिंद फौज और आईएनए, जिनका बहुत मेजर रोल रहा इंडिया की इंडिपेंडेंस के अंदर। पहले थोड़ा सा देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। कहाँ पर? कटक के अंदर वो पैदा हुए, 1897 में हुए। ग्रेजुएट हुए वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उन्होंने 4th रैंक सिक्योर्ड किया सिविल सर्विसेज एग्जाम में 1920 के। सीआर दास जिनकी 1925 में डेथ हुई थी और जो स्वराज पार्टी के जिन्होंने फॉर्मेशन की थी वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, जिन्होंने इनको इंस्पायर किया नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक के बाद बिकॉज वो कांग्रेस से रिजाइन करके चले गए थे, फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पीरियड के अंदर बोस ने क्या किया, वो अपने कलकत्ता हाउस से चले गए और उन्होंने सेंट्रल एशिया का रूट लिया और वो सीधा जर्मनी जाकर रुके, मतलब वो जर्मनी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हिटलर के साथ अलायंस बनाई और उन्होंने फ्री इंडिया लीजन मुक्ति सेना की विद नियर अबाउट 3000 इंडियन प्रिजनर वॉर्स के साथ उस चीज की स्टार्टिंग की। और साथ में उन्होंने फ्री इंडिया रेडियो भी सेटअप किया बर्लिन के अंदर। एंड जो सोल्जर्स थे मुक्ति सेना के, उन्होंने ही सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहना शुरू किया था और फिर ये जो नेताजी वर्ड था वो उनके लिए पॉपुलर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बात करें आईएनए की। आईएनए का जो ओरिजिनल आइडिया था वो सुभाष चंद्र बोस का नहीं, वो था रास बिहारी बोस का। ठीक है, और इस आइडिया को एक फॉर्मल शेप दी थी कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया पेनिनसुला के अंदर। फिर 1943 के अंदर जब बॉस साउथ ईस्ट एशिया गए, जब उन्होंने आईएनए का फुल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने आईएनए की काफी रेजिमेंट्स बनाई जिनके नाम उन्होंने नेहरू, गांधी, मौलाना आजाद और खुद के नाम के ऊपर रखी। और साथ में उन्होंने एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाई जिसका नाम उन्होंने रानी झांसी रखा। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 1944 के अंदर एक आजाद हिंद बैंक भी बनाया। कहाँ? रंगून के अंदर। और 1944 के 6 जुलाई को वही पहले इंसान थे जिन्होंने गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोला। आफ्टर अलग सारी जो भी उनकी आर्ग्यूमेंट हुई, जितने भी इश्यूज थे, बट वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत मानते थे और रिस्पेक्ट म्यूचुअल थी। गांधी जी भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे और इसीलिए उन्होंने गांधी जी को द फादर ऑफ द नेशन बोला। और साथ में उन्होंने अपने 2 फेमस स्लोगन्स दिए, दिल्ली चलो और दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इफ यू डिजायर फ्रीडम बी प्रिपेयर टू वेट थ्रू योर ब्लड। और उसके बाद आईएनए ने काफी इंपॉर्टेंट इंडियन कैंपेन्स किए, इंडियन मिलिट्री के साथ ऑलमोस्ट इम्फाल में किए, कोहिमा कैंपेन किए, ऐसे काफी चीजें इनफेम किए। बट काफी कैंपेन करने के बाद भी प्रॉब्लम हुई कि जो एक डिजास्टर हुआ, एक न्यूज आई कि बॉस जो थे उनकी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, सारी चीजें काफी मिस्टीरियस हैं। तो अब उस मिस्टीरियस कंडीशन के अंदर तो अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमें अपने एग्जाम के लिए करना है। तो एक न्यूज आई कि जो बॉस थे उनकी एक प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो गई और वहां से क्या हुआ, जो आईएनए थे उसको कैप्चर कर लिया गया और फिर काफी आईएनए ट्रायल्स हुए। अब आईएनए ट्रायल्स जब हो रहे थे, पहले सोचा था कि कोर्ट के अंदर होंगे, बट बाद में पब्लिक के सामने
उन चीजों को ट्रायल किया गया पब्लिक के सामने, आर्मी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। और ये देखो, एक चीज होती है, आर्मी के साथ हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स हमेशा जुड़े होते हैं, चाहे वो आज हो चाहे पहले हो। जब आईएनए ट्रायल्स हुए और बाद में जाकर नेवी रिवॉल्ट्स हुए, जब ऐसा हो गया था ब्रिटिशर्स को कि अब हमें इनको आजादी देनी पड़ेगी, बिकॉज जब कहीं की आर्मी आपके अगेंस्ट हो जाए ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आज ऐसी सिचुएशन क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो इसीलिए आर्मी का सपोर्ट किसी भी जगह के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो काफी आईएनए सोल्जर्स को प्रिजनर्स बना दिया गया, उनके पब्लिक ट्रायल्स हुए। कुछ जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सापरू, के.एन. कटजू, इन सभी ने भी उस आईएनए ट्रायल्स प्रिजनर्स के साथ दिया, उनके ट्रायल्स के अंदर उनकी साइड ली, और काफी चीजें उनके बेनिफिट में करनी चाहिए। बट कुछ चीजें सही नहीं हुई, कुछ चीजें सही हुई। कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, गुरबख्शा सिंह ढिलन आईएनए ऑफिसर्स, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, जिन्होंका ट्रायल रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर हुआ। और ये तीनों सिंबल बने किसके? हिंदू, मुस्लिम और सिख यूनिटी के, बिकॉज तीनों अलग अलग रिलीजन थे, तो इन तीनों को एज अ सिंबल भी माना गया। और काफी ज्यादा पब्लिक जो थी वो उनके लिए रो रही थी, पब्लिक जो थी उनके लिए सिंपैथाइज थी, वो चाहती थी कि ऐसा ना हो। और उस प्रेशर की वजह से जो उनकी पनिशमेंट थी उसको काफी कम कर दिया गया था, बिकॉज पब्लिक काफी उस टाइम पीरियड के अंदर भड़की हुई थी। और इसीलिए पब्लिक प्रेशर में आके जो पनिशमेंट्स थी आईएनए के ऑफिसर्स की, उसको काफी कम कर दिया गया। एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ ऑटो करेक्ट, तो वो आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है द रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट। अब ये लास्ट फेज था जिसके बाद सिर्फ इंडिया का इंडिपेंडेंस होना बचा था। अब इसके अंदर क्या था? नियर अबाउट 1100 रेटिंग्स ऑफ HMIS तलवार बॉम्बे वेंट ऑन स्ट्राइक। इतने लोग, इतने रॉयल इंडियन नेवी के जो वो थे, वो सब स्ट्राइक पर चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ क्यों? उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उनको खाना अच्छी तरह नहीं दिया जा रहा था, और उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था, इसलिए नेवी भी अगेंस्ट हो चुकी थी ब्रिटिशर्स के। और उसी के अंदर जो बीसी दत्त थे, उन्होंने शाउट किया ब्रिटिश क्विट इंडिया, कि अब तुम जाओ। और उनके ऐसे शाउट करते ही उनको जेल में डाला गया और काफी ज्यादा पीटा गया। अब ये चीज जो थी वो इंडियन नेवी को पसंद नहीं आई, और उन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट किया। जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ मुंबई से, मुंबई के पास स्टार्ट हुआ, और उसके बाद पहले मुंबई ने पार्टिसिपेट किया, फिर जो कराची की रॉयल इंडियन नेवी थी वो भी उसके अंदर एड ऑन हो गई। ऐसे करके पूरे इंडिया के अंदर जितने रॉयल इंडियन नेवी के मेंबर्स थे, अलग अलग जगह के, अलग अलग एरिया के, वो सभी इकट्ठे हो गए। और उसके बाद क्या हुआ? सभी के इकट्ठा होने के बाद रिवॉल्ट ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ा, जिसकी वजह से 19 फरवरी को जो ब्रिटिशर्स के पीएम थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस किया हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर कि आप इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन को भेजो 3 ऑफिसर्स के साथ। फिर इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके 3 ऑफिसर थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों मेंबर्स उसके आए, ब्रिटिश सर्स की साइड से आए कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर। फिर अब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया के अंदर आ चुका है। इसके अंदर क्या था? मुस्लिम लीग की डिमांड अब भी नहीं मानी गई, सेपरेट नेशन वाली, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। और साथ में जो इंडिया की स्टेट्स थी उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, और जो डी ग्रुप था, एक डी ग्रुप भी बना, उसके अंदर सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया। बाकी ग्रुप्स के अंदर काफी अलग अलग प्रोविंसेस को अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड किया गया। और इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात की कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनानी है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे सभी इंडियंस ही होंगे, और सब कुछ इंडियंस ही करेंगे। यहाँ से फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्टार्टिंग हुई। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। पहले स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग उसके अगेंस्ट थी, फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए मुस्लिम लीग ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन भी किया। बाद में जब 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस मिली, तो फिर मुस्लिम लीग वापस कंस्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर हो गई।
ये सारी डिटेल्स जो है हमने पॉलिटी की क्लास में बहुत ब्रीफली डिस्कस की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पॉलिटी की क्लासेस में जाकर पॉलिटी की प्लेलिस्ट को देख सकते हो, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद सारी चीजें हो चुकी थी, पहले मुस्लिम लीग ने मना किया, फिर हाँ बोला, बट चीजें मुस्लिम लीग के साथ सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। और इसी बीच जो वेवेल थे वो चले गए थे फिर इंडिया से। फिर चीजें थी काफी कंफ्यूजिंग स्टेट पे थी, बिकॉज रायट्स जो थे इंडिया के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर होना स्टार्ट हो चुके थे। बंगाल की सिचुएशन खराब होती जा रही थी, गांधी जी से वो भी नहीं देखी जा रही थी, और बाकी लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे। बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर हिंदूज को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना तो स्टार्ट हो गया है, बट बाकी जगह तो काफी प्रॉब्लम चल ही रही है। बिकॉज अब सिचुएशन क्या थी, क्योंकि मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे पार्टीशन की, और उस वजह से हर जगह की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। मुस्लिम लीग किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर एक डिक्लेरेशन आती है, क्लेमेंट एटली डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन कब अनाउंस, उनके अंदर उन्होंने पहले अनाउंस किया कि 30 जून 1948 को हम ब्रिटिश जो है इंडिया से चले जाएंगे और आपको आज़ादी मिल जाएगी। बट फिर ये डेट काफ़ी उनको दूर लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, माउंट बेटन को भेजा इंडिया के अंदर, माउंट बेटन को इंडिया के अंदर भेजा एज लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के ब्रिटिशर्स की साइड से। उनको भेजा एक इंडिया इंडिपेंडेंस बिल लेकर। जिस एक्ट को भेजा वो एक्ट पास हुआ था 18 ऑफ जुलाई 1947 को। एज पर द एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे को सेट किया गया था 15 अगस्त 1947। इसी के रिगार्डिंग लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोला जाता है। आप दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है, और दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, और एग्जाम के अंदर भी दोनों में से कोई भी लाइन आपको मिल सकती है। फिर इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, इफ इंडिया वॉज टू बी डिवाइडेड एज द पंजाब एंड द बंगाल, सो डेट द मैक्सिमम यूनिटी कैन बी मेंटेन विद द इंडियन मेनलैंड, कि इंडियन मेनलैंड जो है उसके पास ज्यादा यूनिटी रहनी चाहिए। दूसरा, जो पार्टीशन वाला मुद्दा था उसके लिए कमीशन सेटअप किया गया, जिसको हेड किया सर रेडक्लिफ। इसीलिए आज भी जो लाइन है ना, उसको रेडक्लिफ लाइन बोले जाती है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के डिस्टेंस को शो करती है। तो पार्टीशन बाउंड्री बनाने के लिए कि पार्टीशन कैसे होगा, कौन सा एरिया पाकिस्तान के पास, कौन सा एरिया इंडिया के पास रहेगा, उसके लिए एक कमीशन हेड करवाया गया सर रेडक्लिफ से। और इसी तरह से सारी चीजें स्टार्ट हुई। अब चीजें ये थी कि रिपोर्ट तो अवेलेबल हो चुकी थी 10 अगस्त तक, बट उसको पब्लिक नहीं किया गया था ताकि कम्युनल वायलेंस ना हो। लेकिन फिर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर कम्युनल वायलेंस हुई। एक साइड पाकिस्तान बन गया, एक साइड इंडिया बन गया। पार्टीशन की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ। ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट वो जो पार्टीशन था उसका इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक देखा गया। इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, स्पेशली वुमेन्स को और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और सिचुएशन अच्छी नहीं रही। बट अल्टीमेटली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो 1935 से लेकर इंडिया ने 1947 तक किया। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके अंदर आपसे बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज वो सब्जेक्ट के एक लेवल अप डीप नहीं जा सकते, बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं करते एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट कि आपने हर सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी कर रखी हो। सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज और एक जो क्रोनोलॉजी होती है, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर, कि आपको क्रोनोलॉजी, आपको इंसिडेंट्स हैं, किस इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ, इम्पोर्टेंट क्या था, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसे बना, इंडिया की आगे के इकोनॉमिक लाइफ कैसी चली, वो सब कुछ कैसे चली, वो सारी चीज़ें मेरी पॉलिटी क्लास के अंदर मेंशन है। और जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम इकोनॉमिक क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। ये लास्ट क्लास थी हमारी हिस्ट्री की। एक क्लास और होगी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम कुछ मिसलेनियस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का एंड हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई
Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about revolutionary movements in India from 1900 to 1947. Let's start. अगर इंट्रोडक्शन में बात करें तो मेनली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई आपके 20th सेंचुरी के अंदर, मतलब 1900 के बाद आपकी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई। अलग अलग जगह पे स्टार्ट हुई, अब्रॉड में भी स्टार्ट हुई कुछ, और कुछ इंडिया के अंदर ही स्टार्ट हुई। सभी के अलग अलग लीडर्स थे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से मतलब है वो लीडर्स जिन्होंने अपनी कोई भी कम्युनिटी बनाई, कोई भी एसोसिएशन बनाई, और एसोसिएशन के साथ एक साइड थे गांधी जी जो नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे, दूसरी साइड थी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो डकैती, मर्डर, असैसिनेशन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, इन चीजों के अंदर ज्यादा बिलीव रखते थे, ना कि स्ट्राइक्स के अंदर, नॉन वायलेंस के अंदर बिलीव रखते थे। अब हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक अर्ली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और एक लेटर। नॉर्मली ये माना जाता है जो अर्ली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी वो थी आपकी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की। जो मेनली अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जो इटली के अंदर हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो इटली के मेथड से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। वहीं अगर हम लेटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की बात करें तो वो रशियन रिवॉल्यूशन से ज्यादा इंस्पायर थे, और जो भी रशिया के अंदर उस टाइम पे हुआ, बिकॉज रशियन रिवॉल्यूशन आपका 1917 में हुआ था, उससे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो सोशलिज्म में बिलीव रखते थे, मार्क्सिस्ट थ्योरी को ज्यादा मानने वाले थे। अब हम वन बाय वन सभी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। पहले अर्ली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को देखते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट रही अनुशीलन समिति इस्टेब्लिश हुई। कब हुई आपको ईयर याद रखना है, इंपॉर्टेंट लीडर याद रखने हैं, और बस जो भी मूवमेंट हो या फिर कोई मूवमेंट हो, कोई कमिटी हो, जो भी चीज इस्टेब्लिश हुई उसका नाम याद रखना है, और मेजर क्या एक्टिविटी थी वो सिर्फ इतना याद रखना है, ताकि किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आए मैच द फॉलोइंग में क्रोनोलॉजी में, आप बहुत इजीली उस चीज का आंसर दे सको। ईयर था 1902 का, एरिया आपका था कोलकाता का। फाउंडर कौन थे? सतीश चंद्र बासु, और किसके बाद उनकी जो सिस्टर थी और उनके जो सिस्टर के हस्बैंड थे स्वामी श्रद्धानंदा, उनके बाद उन्होंने सतीश चंद्र बासु ने अनुशीलन समिति की एस्टेब्लिशमेंट की। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, बाद में चलकर, स्टार्ट तो कोलकाता से हुई थी बट बाद में चलकर अनुशीलन समिति की जो ब्रांच थी वो बनारस के अंदर भी स्टैब्लिश हुई, पटना के अंदर भी स्टैब्लिश हुई। और किसने स्टैब्लिश की वहां पर? सचिन सन्याल जी ने स्टैब्लिश की। इनकी मेन एक्टिविटी क्या थी? यही थी, ये डकैती करते थे, बॉम्ब फेंकते थे, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एम्प्लॉयज का असैसिनेशन भी किया था, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एम्प्लॉयज को मारा भी था। उसके बाद एक थी अभिनव भारत मंदिर, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है, जो कब फाउंड हुई? 1904 में। किस फाउंडर कौन थे? विनायक सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ये किससे इंस्पायर थे? सेम उस टाइम पर जो यंग इटली के अंदर मूवमेंट चल रहा था मजीनी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे ये इंस्पायर थे, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने इंडिया के अंदर ये मूवमेंट को की। साथ में जो विनायक सावरकर थे उन्होंने मजीनी चारित्रा भी लिखी, जो ट्रांसलेशन था इटलियन रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट आता है मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस। आपका एग्जाम में मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस भी लिखा हुआ मिल सकता है, या कई एग्जाम में आपको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी मिल सकता है। मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं इसको, बट ये नॉर्मली कम ही मिलता है, मेनली आपको अलीपुर या फिर मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस ही एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है। ईयर क्या था? 1908 का ईयर था। इसमें क्या हुआ, जो खुदीराम बोस थे एंड प्रफुल्ला चाकी थे, उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था, बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई कि वो बॉम्ब ना फेंका किसी और रीजन से था, बट गलती से उस बॉम्ब की वजह से 2 वुमेन की डेथ हो गई, जो चीज इनको खुद को भी अच्छी नहीं लगी। उसकी वजह से ये बाद में अरेस्ट भी हो गए, और जो प्रफुल्ला चाकी थे उन्होंने सुसाइड भी कर ली, बिकॉज उनके अंदर वो गिल्ट था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। नेक्स्ट था हावड़ा गैंग केस। अब हावड़ा से समझ में तो आ ही गया कि यस बंगाल की साइड ही हुआ होगा। ईयर था 1910 का। इसको हावड़ा शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट लीडर एक ही थे, जतेंद्र नाथ
मुखर्जी। अब क्या प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पीरियड पर अंसुलिन कमिटी के जो समिति थी उसके काफी लीडर्स जो थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। जो चीज इनको पसंद नहीं आई उससे रिलेटेड ये एक्शंस ले रहे थे, लेकिन फिर ये भी पकड़े गए और फिर बाद में इनको भी पनिशमेंट मिली। अब नेक्स्ट आता है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये इंपॉर्टेंट है। ईयर था 1912 का। लीडर थे रास बिहारी बोस, और भी काफी लीडर्स थे, बट मेन लीडर कौन थे? रास बिहारी बोस। और इनका प्लान क्या था? जो उस टाइम वायसरॉय थे, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, उनका मर्डर करना इनका प्लान था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, उसके लिए इन्होंने काफी ट्राई भी किया, इन्होंने बॉम्ब भी फेंकना चाहा, चीजें की, बट अनफॉर्चुनेटली ये लॉर्ड हार्डिंग को मार नहीं पाए और वो वहां से एस्केप हो गए और बाद में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पकड़े गए और फिर इनको डिटेंशन हुई, इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और इनको जेल में डाला गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अब्रॉड के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट उस टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट हुई। पहली हुई इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो हुई 1905 के अंदर, जिसके मेन फाउंडर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी की लीडरशिप संभाली वीडी सावरकर जी ने 1907 के अंदर, जिनके ऊपर अभी रिसेंट में मूवी भी आई थी। द सोसाइटी प्रमोटेड पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट सेल्फ रूल। तो ये सोसाइटी ज्यादा वायलेंट नहीं थी, बट ये सेल्फ रूल को बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी। उस टाइम पर एक जर्नल भी आता था कृष्ण वर्मा जी का, द इंडियन सोशलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट नाम से, और वहां पर एक इंडियन हाउस था। मेनली ये सोसाइटी कहाँ स्टेब्लिश हुई थी? यूरोप के अंदर ही स्टेब्लिश हुई थी, बिकॉज अब्रॉड के अंदर एक यूरोप के अंदर हुई थी, और आगे हम देखेंगे गदर पार्टी जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। अब इंडिया हाउस था वहां पर। इंडिया हाउस क्या था? एक हॉस्टल था इंडियन स्टूडेंट के लिए, जो वहां पर यूरोप में बनाया हुआ था। वहीं पर बैठकर ये सारे जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे वो वहीं पर बैठकर अपनी सारी प्लॉटिंग वगैरह करते थे। बट फिर सर कर्जन वैली का 1909 के अंदर मर्डर हुआ, उसके बाद इस हाउस को डिसबैंड कर दिया गया और फिर वहां पर बैठना, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग वहां पर खत्म हो गई और काफी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिनको बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद रिलीज किया गया। अब आती है गदर पार्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेब्लिश हुई 1913 के अंदर। कौन से रीजन के अंदर स्टेब्लिश हुई? नॉर्थ अमेरिका के रीजन के अंदर ये पार्टी स्टेब्लिश हुई। इसकी मेन लीडरशिप किस किसने की? लाला हरदयाल ने इसकी लीडरशिप की। किनकी थी? जो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे जो वहां पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर रह रहे थे। और बाद में जब इनकी मीटिंग हुई तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने? बाबा सोहन सिंह। और जनरल सेक्रेटरी कौन बने? लाला हरदयाल खुद उसके जनरल सेक्रेटरी बने। ये एक न्यूज़पेपर भी निकालते थे गदर नाम से, जो कौन सी लैंग्वेज के अंदर आता था? उर्दू के अंदर और गुरुमुखी के अंदर इनका जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश होता था। एंड द न्यूज़पेपर वाज कॉल्ड हिंदुस्तान गदर, एंड अ वीकली कंपाइलेशन भी आती थी इनकी, जो जिसके अंदर पोइट्री होती थी, सॉन्ग होते थे, जिनको क्या बोला जाता था? गदर की गूंज। अब एक फेमस इंसिडेंट हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर, 1914 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ। काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहा उस टाइम पीरियड के अंदर, जिसको बोला जाता है कोमागाता मारू इंसिडेंट। अब कोमागाता मारू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक स्टीम शिप का नाम था, जापानीज स्टीम शिप थी, इसलिए नाम ऐसा था। अगर इंडियन होता तो इतना ऐसा नहीं होता। अब उसके अंदर क्या था कि कुछ इंडियन सिटीजन्स थे जो कनाडा जा रहे थे। अब वर्ल्ड वॉर वन भी स्टार्ट हो चुका था और कुछ इंडियन सिटीजन्स थे जो कनाडा जा रहे थे, लेकिन वो सभी के सभी जा नहीं पाए, बिकॉज जब वो कोलकाता पहुंचे तो पुलिस ने क्या किया? उनको अरेस्ट किया, कुछ रायत इशू हो गए, जिसके अंदर 22 लोगों की डेथ भी हो गई। और कुछ जो पहुंच चुके थे वो कुछ कनाडा के अंदर एडमिट हुए, कुछ जो थे कनाडा के अंदर अलाउ नहीं करे गए, और ऐसे ऐसे करके वो उस शिप को वापस कनाडा ना जाकर उसको वापस इंडिया ही दोबारा से आना पड़ा, और उन लोगों को भी दोबारा इंडिया आना पड़ा। बट इसकी वजह से कुछ बंगाल के अंदर कुछ रायत इशू हुए, जो एक सही पर्सपेक्टिव नहीं रहा था। और ये वन ऑफ द रीजन माना जाता है कि जब 1915 के अंदर आपकी होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, उसका वन ऑफ द रीजन इस इंसिडेंट को भी माना जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही रहा, हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कब फाउंड हुई 1924 के अंदर फाउंड हुई, जिसके फाउंडर कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सन्याल इन कानपुर, ये इसके फाउंडर रहे। इनके आइडियोलॉजी थी, प्रोग्राम था, ये अडल्ट फ्रेंचाइज जो थी उसके ऊपर बिलीव रखते थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनके जो एक्शंस थे वो काफी ज्यादा रिग्रेसिव थे। ये बिल्कुल हर चीज में बिलीव रखते थे, डकैती करनी पड़े डकैती करो, बॉम्ब के अंदर, हर चीज के अंदर ये बिलीव रखते थे। और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बाद में रीनेम क्या किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 के अंदर। और इसकी लीडरशिप किसने संभाली, भगत सिंह ने संभाली। इन्फ्लुएंस था, ये सभी इंटेलिजेंट थे, इनके अंदर इन्फ्लुएंस था भगवत गीता, आनंद मठ, औरबिंदो जी के, विवेक जी के, सबके, इवन रशियन, फ्रेंच, आयरिश जितने रिवॉल्यूशन हुए इन्होंने सबको स्टडी किया था, सभी के इन्फ्लुएंस को मिलाकर हर चीज को समझकर एक स्ट्रेटेजी के साथ ये काम करते थे। एंड द मेन इम्पेटस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी वाज महात्मा गांधी डिसीजन टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इनको पसंद नहीं आया था कि महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट वापस ले लिया बिकॉज ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट, वो चीज भी इनको पसंद नहीं आई थी। फिर इन्हीं ने दो इंसिडेंट किए, पहला है वन ऑफ द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो 1925 के अंदर हुआ। अब क्या था कि जो ये एसोसिएशन थी इनको फंड्स की जरूरत थी और इनके पास फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, इसमें क्या किया, इन्होंने ट्रेन के अंदर, काकोरी ट्रेन का नाम था, उसके अंदर इन्होंने डकैती की। डकैती करने में सक्सेसफुल रहे। डकैती के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पर्संस थे, आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, और भी काफी उसके अंदर मेंबर्स थे, लीडर्स थे। लेकिन फिर ये बाद में पकड़े गए और फिर इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। फिर आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी के सॉन्ड्रेस मर्डर, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द, दो रीजन थे वैसे, पर ये इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को फांसी की सजा दी गई। अब इसके अंदर क्या था, ये जो सॉन्ड्रेस थे इनका मर्डर करना चाहते थे और साथ में इनका मेन टारगेट कौन था उस टाइम पे मर्डर के लिए, जेम्स स्कॉट, जिसके ऑर्डर की वजह से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई। बिकॉज लाला लाजपत राय पंजाब लाहौर की साइड बहुत फेमस लीडर थे, लोगों के उनके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, एंड ऑल्दो जो भगत सिंह थे वो भी उसी तरफ से, ये भी वहीं से बिलोंग करते थे, तो ये भी लाला लाजपत राय की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसके अंदर असिस्ट किसने किया, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जी ने असिस्ट किया, और एग्जीक्यूट कौन करने वाले थे, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु। उन्होंने फिर एक पुलिस ऑफिसर को मारा जिसका नाम था जॉन सॉन्ड्रेस। कब मारा, दिसंबर 17, 1927 को। ये बात जब पता चली तो उनको उस चीज के लिए अरेस्ट किया गया और बाद में मार्च 1931 को एग्जीक्यूट भी किया गया, हैंग भी किया गया। अब सेम उन्हीं इंसानों ने एक चीज और की थी, वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस, जो हुआ था अप्रैल 1929 के अंदर। इसके अंदर दो इंसान इंक्लूड थे, बटुकेश्वर दत्त और दूसरे थे आपके भगत सिंह। इन दोनों ने सेंट्रल असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंका। क्यों फेंका, बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसका, ट्रेड डिस्प्यूट बिल का और पब्लिक सेफ्टी बिल जो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, ये उसके फेवर में नहीं थे, इसलिए इन्होंने वहां पर बॉम्ब फेंका। हालांकि इनका इंटेंशन ये नहीं था कि किसी की डेथ हो, बस ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को डराना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने ये चीज की। बट उसी के, अब इस बॉम्ब की वजह से इनको सजा मिली थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, कि यस आप लाइफ टाइम तक जेल के अंदर ही रहोगे। बट फिर इनका दोबारा से जो पहला वाला केस था, जो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, वो सामने आया और फिर दोनों केस को मिलाकर उसका कंक्लूजन ये निकला कि फिर इनको फांसी की सजा दी गई। और मेन एक रीजन और भी था इनको फांसी की सजा देने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था कि इंडियंस को पता चले कि अगर वो हमारे अगेंस्ट गए, इंडियंस अगर हमारे अगेंस्ट गए तो उनके साथ कितना बुरा हो सकता है, वो चीज भी वो इंडियंस को बताना चाहते थे। तो ये भी एक उनका इंटेंशन था। फिर नेक्स्ट है लास्ट वन, चिटागोंग आर्मरी रेड। इसके मेन लीडर थे सूर्य सेन, जिन्होंने चिटागोंग आर्मी अटैक को
एग्जीक्यूट किया कब, अप्रैल 18 1930 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट की इन 1930। क्या किया, द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी भी इस्टेब्लिश हुई। कहाँ पर, चित्तगोंग के अंदर ही। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे आपकी कल्पना दत्ता थी, अंबिका चक्रवर्ती थी, सुबोध रोय थे, ऐसे करके कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स भी थे। बट फिर हुआ क्या कि सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद इस रेड को भी अनसक्सेसफुल ही माना गया। अब ये काम चीज थी 1930 की। अब इसके बाद क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का डिक्लाइन हो गया। उसके बहुत सिंपल रीजन थे। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन तीनों को फांसी की सजा मिल गई थी। दूसरा मेन रीजन था डेथ ऑफ चंद्रशेखर आजाद, बिकॉज इन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी ताकि इनको अंग्रेज ना पकड़ पाए, ताकि ब्रिटिशर्स के हाथ में ये ना आए। इसलिए ये भी नहीं रहे थे, भगत सिंह जी वगैरह भी नहीं रहे थे, सूर्य सेन जो थे वो भी शहीद हो चुके थे। तो ऐसे करके जितने इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लीडर्स थे, उन सभी के साथ कुछ ना कुछ हो चुका था। कुछ जो थे वो जेल के अंदर थे, और दूसरा महात्मा गांधी का इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो इसलिए सभी नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके थे। तो ये कुछ रीजंस थे कि 1930s के बाद जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थी वो डिक्लाइन होते चले गए, और फिर कोई भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट नहीं हुआ। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी 1930s तक काफी ज्यादा इस्टेब्लिश हो चुकी थी। आपकी कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, आपकी सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, कांग्रेस तो थी ही। इसलिए सारी चीजें पॉलिटिकली मूव होती चली गई और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का डिक्लाइन हो गया। अभी ये लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अंदर आया था आपका, जिसके अंदर था कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। एंड इसके अंदर आपको बताना था कि कौन से जो फ्रीडम फाइटर थे वो गदर पार्टी से एसोसिएट करते थे। तो इसका आंसर था आपका थर्ड ओनली, रास बिहारी बोस। ये अभी लेटेस्ट लास्ट यही आया था इस टॉपिक में से क्वेश्चन। उससे पहले 2014 के अंदर आया था, जिसमें भी सेम गदर्स के बारे में ही पूछा गया था, जिसका आंसर आपका था रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद हेडक्वार्टर्स एंड सैन फ्रांसिस्को। बिकॉज हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस मूवमेंट की, और इसलिए हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में ही होंगे, बिकॉज सिंगापुर में नहीं होंगे, बर्लिन में भी नहीं होंगे, और ताशकंद में भी नहीं हो सकता। तो ये दो क्वेश्चन थे। ऑल्दो 2014 के बाद डायरेक्ट 2022 के अंदर आया, इसलिए यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। हमें अच्छी तरह प्रिपेयर रहना है। मे बी 2025 के अंदर भी हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है, एक क्या पता दो आ जाए, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो।